हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का सीडीपी के इस बेहतरीन ज़बरदस्त सेशन में। कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग और रीट के एग्ज़ाम के लिए आप बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। आप लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे होंगे। तो साथियों, यहाँ पर रीट प्री के लिए ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम में अच्छा अंक आप सभी के लिए स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन आपका जो सीडीपी का आएगा, जो आपके सीटेट में पूछा जाता है, वही आपके रीट में पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे रहेगा। क्लियर? तो शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। विद्यार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है। जहाँ पर बात की जाए चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की जाए, वहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगा। जब बात की जा रही है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की, बाल केंद्रित शिक्षा की बात की जा रही है, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? सिंपल सी बात है, बच्चा होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा कि बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में जोड़ना क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है? बच्चों को, जब बच्चा सजा पाने के लिए पढ़ रहा हो, ठीक है, बच्चा सजा पाने के लिए पढ़ रहा हो, बच्चा एग्जाम के लिए पढ़ रहा हो, अच्छा अंक पाने के लिए पढ़ रहा है, बच्चा प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तो तैयारी कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होगा? इनाम पाना, सजा से बचने के लिए पढ़ना, प्रतियोगिता में भाग लेना, तो क्या होता है? बाहरी प्रेरणा होता है, आंतरिक नहीं होता है। आंतरिक का मतलब होता है जो बच्चा अपने मन से खुद कर रहा है, ठीक है। तो जब बाहरी प्रेरणा की बात की जा रही है तो इसका मतलब उनकी बाहरी प्रेरणा को कम करता। भाई कम कहाँ कर रहा है, वो तो बढ़ा रहा है ना। उनकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है। गलत, आंतरिक प्रेरणा की बात ही नहीं हो रही है। बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। गलत। बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। बिल्कुल। जब बच्चा सजा के डर से चीज़ें कर रहा है, अच्छा अंक पाने के लिए कर रहा है, तो बच्चों की प्राकृतिक जो रुचि होती है वो कम हो रही है, उनका जिज्ञासा कम हो रहा है। डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। डी ऑप्शन। क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा तभी चीज़ें समझ आएंगे। प्रश्न नंबर 3 है, आईटी एक्ट अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम करने के निर्धारित घंटे हैं। आईटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे की योजना बनाकर काम करना होता है? 40 घंटे, 42 घंटे, 45 घंटे या फिर 48 घंटे? तो यहाँ पर हो जाएगा भाई 45 घंटे, ठीक है, 45 घंटे। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह 45 घंटे की योजना बनाकर काम करना होता है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। यहाँ पर आपके 4 विकल्प दिए गए हैं। ऐसा कौन सा विकल्प है जो आपको 3 से अलग दिख रहा है, भिन्न दिख रहा है? तो भाई विश्वसनीयता। परीक्षण में क्या होनी चाहिए? विश्वसनीयता होनी चाहिए। परीक्षण में वैधता होनी चाहिए। परीक्षण में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। लेकिन क्या परीक्षण में अभिक्षमता होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए? ये होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपका डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा क्योंकि यही अन्य से भिन्न है। क्लियर? आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 5 को, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? उसका उद्देश्य होता है, हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है। तो हम बच्चों का मूल्यांकन क्यों करते हैं? मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को मंद शिक्षार्थी और प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए। कि हम बच्चों का मूल्यांकन इसलिए करते हैं कि मंद बुद्धि बच्चों में और प्रतिभाशाली बच्चों में दोनों का क्या हो जाए भाई? अलगाव हो जाए, नाम लिख दें, है ना, उनको अंकित करें। बी ऑप्शन है, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचार उपाय की आवश्यकता है। उन बच्चों का जो है उपचार करने के लिए मूल्यांकन करते हैं जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं। क्या ऐसी बात है? या फिर सी ऑप्शन है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए।
जो बच्चा सीखने में अक्षम है, जिसको सीखने में कठिनाई हो रही है, उसका निदान करने के लिए हम बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। भाई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है कि उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक हम उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें। ठीक है, उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहें, वहाँ तक आप बच्चों को प्रतिपुष्टि प्रदान करिए। डी ऑप्शन से बेहतर यहाँ पर कोई आंसर नहीं होगा, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 6, एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके। शिक्षक कैसा है? चिंतनशील है। जब शिक्षक चिंतनशील है तो कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्र व्याख्यान सुन सके, कक्षा में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सकें, या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखें। और डी ऑप्शन है छात्रों और शिक्षक में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो भाई हमें तो पॉजिटिव ही लेना है ना। तो एक चिंतनशील शिक्षक जो होता है वो कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकता है कि छात्रों के बीच क्या हो? इंटरेक्शन हो, अंतःक्रिया हो, अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। भाई जो है शिक्षक चिंता करेगा कि हमारे विद्यार्थी अच्छे पढ़ें, अच्छे नंबर लाए, अपने दैनिक जीवन में चीज़ों को उतारे, तो शिक्षक चिंतनशील होगा। और जो चिंतनशील होगा तो बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए समय बहुत ही कम है। 27 फरवरी का आप लोग का एग्ज़ाम है। जब तक जनवरी तक तो फॉर्म ही फिलअप होंगे, तो समय बहुत ही कम है। यहाँ से आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। आज से डेली क्लास यहाँ पर चल रही हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिएगा। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ होता है, क्रियात्मक अनुसंधान, आप नाम से ही समझ रहे हैं ना कि ऐसी खोज जहाँ क्रिया हो। तो एक अनुदग्ध अनुसंधान होता है क्या? एक अनुपयुक्त अनुसंधान होता है, या फिर एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। आगे हमको पढ़ने नहीं है भाई, अनुसंधान की बात की जा रही है कि क्रियात्मक अनुसंधान में क्या होता है? एक ऐसा शोध होता है जिसमें तत्काल समस्या को हल किया जा सके। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक जो होता है वो अनुमोदक के रूप में काम करता है, सुविधादाता के रूप में, आधिकारिक के रूप में, या फिर तानाशाह। तो यहाँ पर देखिए एक एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए सुविधादाता के रूप में। क्लियर। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा आप लोग प्रश्न नंबर 9 को। विकास ... से ... की ओर बढ़ता है। बताइए, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है, जटिल से कठिन की ओर आगे बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर आगे बढ़ता है, या फिर साधारण से आसान की ओर आगे बढ़ता है? तो भाई विकास क्या होता है? विकास होता है जो चीज़ें हम जानते हैं और जो चीज़ें हम नहीं जानते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है कि जटिल चीज़ें हमको पहले आ जाएगा और उसके बाद सरल चीज़ें। तो विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर आगे बढ़ता है। आपका ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 10 देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। निम्नलिखित विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। मिलान करना है। विकास के सिद्धांत के नाम है और सिद्धांत का वर्णन है। समीप दूराभिमुख दिशा, सिरा पदाभिमुख दिशा, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं और अंतरावैयक्तिक विभिन्नताएं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा भाई बताइएगा। समीप दूराभिमुख दिशा, इसका मिलान किससे होगा? सिर से पैर का क्रम होता है, या फिर विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन का क्या होगा? तो समीप दूराभिमुख दिशा का मतलब होता है शरीर के केंद्र से बाहर की ओर वृद्धि। तो पहला के यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पहला का डी जो है यहाँ है और इसमें नहीं है सी ऑप्शन, इसलिए सी कट जाएगा। पहला का इसमें नहीं है इसलिए कट जाएगा, यानी कि आपका डी वाला और ए वाला बच रहा है। तो समीप दूराभिमुख दिशा जो होती है वो डी ऑप्शन से लॉक हो जाएगा। यहाँ पर डी है। शिरा पदाभिमुख दिशा जो होता है वो आपका ए से होता है, सिर से पैर
का क्रम जो होता है, विकास जो होता है सिर से पैर की ओर आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर यानी कि दूसरा का ए हो गया और यहाँ पर दूसरा का बी है, इसलिए ए भी ऑप्शन आपका कट गया। आपका एक ही ऑप्शन बचा, पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा, अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, तीसरे का बी, विभिन्न बच्चे भिन्न भिन्न दर से बढ़ते हैं, और चौथा का है अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं, जिसको आप कहते हैं अंतर्वैयक्तिक विभिन्नताएं किसी एक बच्चे में विकास की दर विकास के एक क्षेत्र से अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। जब दूसरे की बात की जाए तो अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा, जिसको बोलते हैं अंतरावैयक्तिक। तो यहाँ पर इसलिए ये ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। प्रश्न नंबर 11, प्रकृति एवं पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधी? प्रकृति एवं पोषण विवाद, जब प्रकृति की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि आनुवंशिकता और वातावरण, ठीक है, आनुवंशिकता और वातावरण का जो परस्पर संबंध होता है वो प्रकृति एवं पोषण विवाद से संबंधित होता है। पहला ऑप्शन लॉक हो जाएगा। व्यवहार एवं वातावरण नहीं, वातावरण के साथ जीव विज्ञान कभी नहीं होगा, वातावरण पालन पोषण भी नहीं होगा। आनुवंशिकी एवं वातावरण, पर्यावरण और वातावरण। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जैसे विकास और वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं, वैसे यहाँ पर आनुवंशिकता और विकास एक दूसरे से संबंध रखते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं, मतलब गलत है? यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। गलत कथन आपको निगेटिव चाहिए। यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। सी ऑप्शन है, विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। और डी ऑप्शन है, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। बिल्कुल, विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, विकास के अपने स्टेज होते हैं। ठीक है भाई, ये तो पॉजिटिव है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है। बिल्कुल भाई, समस्याएं विकास को प्रभावित करती हैं, ये भी ठीक है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है। बच्चा इंटीग्रेट चीज़ों से मिलता है, जुड़ता है और चीज़ें जो है समझता है, ये भी पॉजिटिव है। लेकिन यह समझना जरूरी नहीं कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, ये चीज़ें गलत हैं। ठीक है, आपका पहला ऑप्शन लॉक हो जाएगा, क्योंकि यही आपका निगेटिव है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो ए मतलब केवल ए। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, डी ऑप्शन। पिन नहीं चल रही, डी ऑप्शन। प्रश्न नंबर 13, डॉट डॉट तब होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। परिपक्वता की बात की जाए, अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं, तो क्या वो वृद्धि कहलाएगा, विकास कहलाएगा, शारीरिक बदलाव या फिर मानसिक परिवर्तन? तो यहाँ पर मानसिक परिवर्तन, शारीरिक बदलाव कट जाएगा। ठीक है, वृद्धि भी नहीं आएगा। वृद्धि में क्या होता है, सिर्फ परिपक्वता होता है, अनुभव तो नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर विकास हो जाएगा, बी ऑप्शन। कि विकास तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होता है। ठीक है, विकास कहलाता है। प्रगतिशील परिवर्तन क्या कहलाता है भाई? विकास क्या होता है? विकास हमेशा मतलब चलता रहता है, अनवरत समय तक चलता रहता है विकास, और विकास में अस्थायी परिवर्तन होता है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? निगेटिव पूछा गया है, बचपन की विशेषता नहीं है, सिर्फ बचपन शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। पाक टोली आयु, बच्चा क्या होता है भाई? समूह में सीखता है। ठीक है, पॉजिटिव है। अनुकरणीय आयु, बच्चा अनुकरण करता है, उसके मम्मी पापा जो बोलेंगे वो भी वही बोलेगा। सवाल करने की आयु, बच्चा जिज्ञासु होता है इसलिए सवाल भी करता है। खिलौना आयु, यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यही आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, खिलौना की आयु वो तो बाल्यावस्था होती है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा, यही निगेटिव है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, इसका क्लियर क्या है। फिलहाल डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं और का प्रतिबिंब होता है। किसी विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में से कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया है? सिद्धांत भाई, सिद्धांत भी पढ़ने होंगे क्योंकि रीट में सिद्धांत पूछे जाते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन मैंने लिया है। किसने दिया सिद्धांत? थॉर्नडाइक
थर्स्टन या फिर गिलफोर्ड, थॉमसन, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, थॉमसन ने दिया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि, जब व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेप विधि की बात की जाए तो क्या निर्धारण मापनी हो जाएगा, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्ष परीक्षण, तो यहाँ पर हो जाएगा कथानक संप्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 17, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि क्या होती है, तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, 140 से ऊपर। प्रश्न नंबर 18, स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि स्कूलों को, शिक्षकों को बच्चों की इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में ध्यान रखना चाहिए क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने के लिए, छात्रों के बीच के अंतर को कम करने के लिए, छात्रों एवं छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए या फिर समझने के लिए कि छात्र सीखने में समर्थ या असमर्थ क्यों हो रहे हैं। भाई हर स्कूल को, हर शिक्षक को इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की सामर्थ्य या समर्थ के बारे में, कि बच्चा सीख क्यों पा रहा है, क्योंकि एक ही बच्चा जो है, सारे बच्चे एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनकी रुचि के अनुसार आप चीज़ें उनको सिखाओगे, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया। भाई बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फार्मूला किसने दिया, तो IQ बराबर बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, है ना। तो ये तो क्या है आपका, सही है ना, एकदम सही है, ये फार्मूला सही है। तो इसको किसने दिया, विलियम स्टर्न ने, टर्मन ने, बिने ने, गाल्टन ने, तो ए ऑप्शन हो जाएगा विलियम स्टर्न ने, इन्होंने सही दिया है फार्मूला, इसलिए ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 20 देखिएगा, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित होती है। सृजनात्मकता जो है किससे संबंधित होती है, अधिक सक्रियता से, कि बच्चा अधिक सक्रिय है, या फिर कम बोधगम्यता, बच्चा कम बोध कर पा रहा है, अभिसारी चिंतन से, कि बच्चा एक ही क्वेश्चन का एक ही आंसर दे रहा है, या अपसारी चिंतन का, कि बच्चा अगर क्रिएटिव बच्चा है, सृजनशील बच्चा है, तो एक प्रश्न के कई उत्तर, कई अर्थ निकालेगा बच्चा। तो सृजनात्मकता होती है मुख्यतः अपसारी चिंतन से संबंधित होती है, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं बच्चा सृजनशील है तो अति सक्रिय होगा, ये जरूरी नहीं है। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। ऐसी कौन सी स्थिति है जो समायोजन को बढ़ावा देगी, बताइए। तीव्र चिंता, अगर ज़्यादा चिंता हो गई तो समायोजन नहीं कर पा सकता बच्चा, है ना। अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, अगर बीमारी का डर है तो क्या बच्चा समायोजन कर सकता है। या फिर डी ऑप्शन विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति, अगर उसको कोई भय ही नहीं है, कोई चिंता ही नहीं है, तो वो समायोजन कर सकता है हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने आप को, इसलिए डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। अभी आप डर जाओ, चिंता ले लो, देखो समायोजन नहीं कर सकते, एडजस्ट नहीं हो जा सब चीज़ें। प्रश्न नंबर 22, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है, कैसे आप जानोगे कि बच्चा प्रतिभाशाली है। अभिव्यक्ति में नव्यता, यानी कि अभिव्यक्ति में नवीनता होनी चाहिए, जिज्ञासा है बच्चा के अंदर, वार्तालाप प्रियता, अति सक्रियता। देखो तो मैंने पहले ही बताया कि अगर प्रतिभाशाली है बच्चा या फिर अभिसारी है, सृजनशील है, तो ये जरूरी नहीं है कि बच्चे के अंदर जो है अति सक्रियता हो, वार्तालाप प्रिय हो, ये भी नहीं जरूरी है। हाँ, अभिव्यक्ति में नवीनता हो है और जिज्ञासा है, तो इसका मतलब बच्चा प्रतिभाशाली है, पहला दूसरा लॉक हो जाएगा, पहला और दूसरा, यानी कि बी ऑप्शन। ठीक है, आगे देख ले प्रश्न नंबर 23, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। एक व्यक्ति कैसा है, एक है, लेकिन उसकी सोच कैसी है, विपरीत है। एक कह रहा है कि नहीं हमें जाना चाहिए, एक कह रहा नहीं। मन क्या होता है, मन स्थिर नहीं होता है। एक मन कह रहा है कि हमें जाना चाहिए विद्यालय, और दूसरा मन कह रहा है नहीं हमें नहीं जाना चाहिए। तो ऐसी इच्छाओं का होना क्या कहलाता है, द्वंद्व कहलाएगा, कुंठा कहलाएगा, चिंता कहलाएगा, दबाव कहलाएगा। तो जो आंसर इसका जाएगा द्वंद्व के, ए ऑप्शन पॉजिटिव हो जाएगा, द्वंद्व कहलाएगा। ठीक है,
दोनों इच्छाएं आपस में क्या करेंगी भाई, लड़ाई झगड़ा करेंगी ना, लड़ेंगी ना, क्योंकि वो स्थिर ही नहीं है मन। प्रश्न नंबर 24, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा बड़ा है। रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वह औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उनके ग्रेड बहुत कम हैं। उनके गणित के ग्रेड काफ़ी अधिक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। बताइए भाई, रवि का बुद्धि परीक्षण यह इंगित करता है कि वह लेखन कौशल में अच्छा है। अगर लेखन कौशल में अच्छा है तो इसका मतलब उसको लेखन से संबंधित विकृति नहीं है। ठीक है, वह क्या है भाई, गणित में अच्छा है। वह क्या है, गणित में अच्छा है, उसके गणित के ग्रेड काफ़ी अच्छे हैं, तो उसको गणित में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, रवि का बुद्धि परीक्षण अंकित का औसत से अधिक बुद्धिमत्ता की श्रेणी में है, तो इसका मतलब उसको बोलने से की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हालांकि उसको पढ़ने में, वर्तनी में, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड कम है, तो इसका मतलब उसको पढ़ने में दिक्कत है ना। जब पढ़ने में दिक्कत है तो उसका मतलब उसको डिसलेक्सिया से संबंधित विकार है। आपका सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। क्लियर। आप इसको ऐसे कैसे इतने बड़े अगर आंसर आते हैं तो आप चीज़ें फटाफट पढ़िए और काटने की कोशिश करिए कि कौन कौन से ऑप्शन कट सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न नंबर 25, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में एक परिवर्तन है। यह कथन किस शिक्षाविद के द्वारा दिया गया? सीखना व्यवहार में जब बात की जाए उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है तो इसका मतलब स्किनर की बात की जा रही है। ए ऑप्शन यहाँ पर लॉक हो जाएगा। क्लियर। ये जो कि सिद्धांत से है, कथन से है। तो साथियों, ये थे आज के 25 प्रश्न। आपको क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो आप क्लास को जम के शेयर करिएगा। क्लास आपकी अब डेली चलने वाली है। क्लास आपकी अब डेली चलेगी रीड की। ठीक है, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपने यहाँ से कितने स्कोर किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज एक्सपर्ट क्लासेस।